हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम थिंकिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन टाइप्स देखें तो इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक इन न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल वे। तो हमारी एबिलिटी सोचने की कैसे एक नए तरीके में, जैसे हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, हम कहते हैं ना कुछ नया सोचो, सो समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, जो कि आपका खुद का ओरिजिनल हो, योर ओरिजिनल आइडिया, और यूजफुल भी हो बहुत अलग अलग तरीकों में। इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग आइडियाज अ सोल्यूशन दैट डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर। इसका मतलब क्या कि हम उन आइडियाज को निकालें, उन सोल्यूशंस को निकालें जो पहले किसी और ने इस तरह से नहीं दिए हैं। जैसे कि द आइडियाज ऑफ प्लांटिंग अ सीड या व्हील का अगर किसी ने इन्वेंशन किया तो उसकी वो क्रिएटिव थिंकिंग थी कि उसने वो व्हील को इन्वेंट करा। राइट, हम ड्राइंग करते हैं, हम ड्राइंग अलग अलग प्रकार की करते हैं कि किसी की ड्राइंग कैसे होती है, किसी की अलग होती है ना। सो वी डू ड्राइंग ऑल्सो इन द डिफरेंट वे। तो वो सब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, वो हमारे ओरिजिनल आइडियाज है जो कि हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, सो दीज, ये जो अर्ली ह्यूमंस की जो चीजें थी, ये जो थिंकिंग थी अर्ली ह्यूमंस में, सीड प्लांटिंग के बारे में, व्हील बनाने के बारे में, या जो वॉल पेंटिंग या ड्राइंग की थी उन्होंने केव्स की वॉल पे, वो सब क्या है, वो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग का एक प्रोडक्ट था जो कि आज हमको देखने को मिल रहा है। राइट, अब क्रिएटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्रिएटिव थिंकिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, जो कि हम आज इंजॉय कर रहे हैं। राइट, अगर व्हील नहीं बनती तो हमारे व्हीकल्स कैसे बनते, कैसे हम व्हीकल का इन्वेंशन करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि ऐसी चीजें होती है। अगर तब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो हमें कैसे पता चलता है कि प्रॉपरली कुकिंग होती है। तो इस तरह वो किसमें मदद करती है कि जो भी हमारी हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट आए, जो भी हमारे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुआ है, वो क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से ही हुआ है। तो जैसे फील्ड होती है म्यूजिक की, पेंटिंग की, पोएट्री की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ये सब क्यों एग्जिस्ट कर पा रही? क्योंकि क्रिएटिविटी है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। हर कोई पोएट्री में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में, कोई साइंटिस्ट है तो उसको साइंटिफिक चीजों में इंटरेस्ट होगा। राइट, ये सब चीजें क्यों एग्जिस्ट करी? क्योंकि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, हम नई चीजें बनाने के काबिल हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो एडी कार्व है, ये एक इंडियन बोटानिस्ट है, उन्होंने क्या डेवलप किया? स्मोकलेस चूल्हा उन्होंने डेवलप किया था। कैसे? ड्राई शुगर केन लीव्स को उन्होंने क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट किया। तो ये क्या काम की? उनकी क्रिएटिव थिंकिंग काम की। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि आशीष पनवर जो है, इज ए क्लास 11 स्टूडेंट, जिन्होंने 5 फुट टॉल रोबोट को इकट्ठा किया, उन्होंने 5 फुट टॉल रोबोट बनाया। ठीक है, उनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन में। तो ये सब क्या है? ये हमारी क्रिएटिविटी की एग्जाम्पल है, जो कि ये भी बताते हैं कि वो कोई लिमिटेड नहीं है कि इस उम्र में ही क्रिएटिविटी रहती है या किसी प्रोफेशन में क्रिएटिविटी रहती है। हर कोई अलग अलग तरह से क्रिएटिव हो सकता है ना। सो एवरीवन हैज अ क्रिएटिव पोटेंशियल। क्रिएटिव थिंकिंग इट इज नॉट लिमिटेड टू साइंटिस्ट या आर्टिस्ट। हर इंडिविजुअल का एक पोटेंशियल है क्रिएटिव होने का। क्रिएटिविटी हमारी एवरीडे एक्टिविटीज में भी दिखती जा सकती है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग हम कैसे एक्टिविटी में देख सकते हैं? हमारी राइटिंग में, टीचिंग में, कुकिंग में, स्टोरी टेलिंग में। अगर आप रोल प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, कैसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कैसी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, इवेंट ऑर्गेनाइज अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, तो हर चीज में हमारी क्या क्रिएटिविटी दिख जाती है। ठीक है, ये जो टाइप की क्रिएटिविटी है इसको हम एवरीडे क्रिएटिविटी बोलते हैं, जो कि स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, जो कि स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी कब दिखेगी? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट होती है वो, जैसे कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट, पर हर किसी में थोड़ी बहुत एवरीडे क्रिएटिविटी होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ थिंकिंग बिकॉज इट फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग नॉवल एंड ओरिजिनल आइडियाज। अब क्रिएटिव थिंकिंग दूसरी टाइप की थिंकिंग से अलग है। हम क्यों बोलेंगे कि थिंकिंग अलग है और क्रिएटिव थिंकिंग अलग है? क्योंकि वो किस पे फोकस कर रही है? नॉवल और ओरिजिनल आइडियाज पे, कि आइडियाज कैसे वो नए हो और ओरिजिनल हो, उस चीज पे वो फोकस कर रही है। राइट, हमारी नॉर्मल थिंकिंग में हमको ओरिजिनलिटी की इतनी वो नहीं है ना। बट अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो यहाँ पे हमको एक ओरिजिनलिटी का फैक्टर आता है, जिसको हम आउट ऑफ द बुक थिंकिंग बोलते हैं। राइट, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है, प्लान्स है,
जो कि प्रीवियसली कंसिडर नहीं किए गए हैं, हम उस चीज को में क्रिएटिव थिंकिंग लाते हैं। नॉवेल्टी अलोन इज नॉट इनफ, ओरिजिनलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो आपके खुद के होने चाहिए, कहीं का कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी ईयर न्यू मॉडल्स ऑफ कार या टेलीविजन लॉन्च होते हैं, ठीक है, वो ट्रूली क्रिएटिव नहीं है अनलेस उनका कोई यूनिक फीचर हो। एक नया मॉडल अपना क्या हाईलाइट करता है कि इस नए मॉडल में क्या यूनिक फीचर है, तो वो यूनिक फीचर उस मॉडल की क्रिएटिविटी बताता है कि हाँ, उस इंसान की कितनी क्रिएटिविटी थी कि इस मॉडल में ये यूनिक फीचर लाया गया, राइट। तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, नए नए आइडियाज को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे खुद के ओरिजिनल है और जो दूसरों के पास वो आइडियाज नहीं है, राइट। अब इफेक्टिव सरप्राइज एंड क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट है जेरोम ब्रूनर करके, जो कि क्या कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग प्रोड्यूस करती है जिसको वो बुलाते हैं इफेक्टिव सरप्राइज। क्रिएटिव थिंकिंग किस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, इफेक्टिव सरप्राइज। अब इस चीज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। दिस मीन्स दैट व्हेन पीपल encounter a creative idea or product, they feel surprised or amazed because it is unusual yet meaningful। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक नया आइडिया एनकाउंटर करते हो या कुछ नया सा प्रोडक्ट दिखती है, तो हम क्या सबसे पहले क्या फीलिंग आता है, ओ माय गॉड, सरप्राइज आता है कि ओ हम अमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल है, पहले कभी देखा नहीं गया, पर फिर भी वो इफेक्टिव है, फिर भी वो यूजफुल है। आपको पता है कि काम मिलाया जा सकता है, राइट। ये वो क्या कहते हैं कि ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो इफेक्टिव सरप्राइज एक इंसान के उस पे लाती है। एक इंसान का इमोशन क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग को देख के, इफेक्टिव सरप्राइज। ठीक है, जैसे हमने क्रिएटिव आइडिया देखा, हम सरप्राइज और शॉक हो जाते हैं। जो कि अनयूजुअल रहती है वो चीज पर मीनिंगफुल रहती है। जैसे कि अ चेयर दैट कैन फोल्ड इनटू अ बैग में सरप्राइज पीपल एंड स्टिल सर्व अ यूजफुल पर्पस। तो जब सबसे पहले फोल्डेबल चेयर आई होगी तो हमको जब सरप्राइज होगा, अरे वाह, ये चेयर तो फोल्ड भी हो सकती है। येट आपको पता था कि कुछ चीज बकवास नहीं है कि वाह फोल्ड कर दो तो काम की नहीं है, नहीं, वो काम की भी है और वो आपको सरप्राइज भी कर रही है। सो दैट इज बेसिकली अफेक्टिव सरप्राइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए टू द सिचुएशन। जिस सिचुएशन के लिए आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हो उस सिचुएशन पे वो लागू होनी चाहिए। जस्ट बीइंग डिफरेंट या अनयूजुअल डज नॉट मीन अ पर्सन इज क्रिएटिव। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आलतू फालतू सोच लो और बोल दो कि हम क्रिएटिव है। जो कि चीज आप ऐसी चीज सोच रहे हो या कर रहे हो जो कि किसी को भी यूजफुल नहीं है, बस वो अलग है पर ना उसका कुछ काम है, ना वो आगे यूज में आ सकती है, ठीक है, और ना अभी आपके सिचुएशन में आपको उस चीज की जरूरत है ही नहीं, तो दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, आइडियाज जो कि बिजार है, अनरियलिस्टिक है, ये सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उनको हम क्रिएटिव नहीं मानते। क्रिएटिव थिंकिंग रियलिटी की बेस पे होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, उसका कोई यूज होना चाहिए और सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इमेजिन करें फ्लाइंग विदाउट एनी डिवाइस इज फैंटेसी बट डिजाइनिंग अ ड्रोन फॉर ट्रांसपोर्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग। अगर हम कह रहे हैं कि हम तो उड़ने लगेंगे, ठीक है, कि ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है कि हमने इमेजिन करा कि हम उड़ रहे हैं बिना कोई डिवाइस के, तो ये तो फैंटेसी हो गई, ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है और ये कोई यूज नहीं है इस इमेजिनेशन का। ठीक है, पर वहीं अगर हम ड्रोन को डिजाइन करते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट है, राइट। सो क्रिएटिव थिंकिंग भी बिजार नहीं होनी चाहिए। अब जो जेपी गिलफोर्ड है उन्होंने दो टाइप में बांटा था इस क्रिएटिव थिंकिंग को। एक थी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग और एक थी डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोनों ही टाइप्स की क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही कहूँ दोनों टाइप्स क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या दिए, दो टाइप्स की थिंकिंग दी है, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। पहले हम कॉन्वर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम हैज ओनली वन करेक्ट आंसर। तो अगर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हुआ तो हमको कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको माइंड को किस तरफ ले जाना है, सिंगल सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि उस चीज का है ही एक सिंगल सोल्यूशन। जैसे कि एक नंबर सीरीज है 369, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर तो सिर्फ 12 ही हो सकता है, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो आपको पता है कि इसका एक वन करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, एक ही डायरेक्शन में सोचना। ठीक है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कॉमनली हम एग्जामिनेशन में और मैथमेटिकल सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, राइट। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ओपन एंडेड थिंकिंग होती है, यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं है, आपको जो सोचना है, जैसे सोचना चाह रहे हो आप सोच सकते हो, अनटिल अनलेस इट इज यूजफुल, राइट।
तो पर्सन बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन सोच सकता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने इमेजिनेशन से। जैसे कि क्लॉथ के अलग अलग यूज क्या है, तो कितने यूज बता सकते हो आप क्लॉथ के, है ना। हाउ कैन चेयर बी मेड मोर कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव, तो ये भी अगर आप इमेजिनेशन करो कि हाँ चेयर में ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या हेल्प करती है कि हम न्यू, ओरिजिनल और क्रिएटिव आइडियाज को प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो ज्यादातर क्रिएटिव आइडियाज को प्रोड्यूस करने में कौन सी थिंकिंग हेल्प करती है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि आइडियाज न्यू, ओरिजिनल और क्रिएटिव हो, राइट। अब कुछ एबिलिटीज रहती है जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में इन्वॉल्व रहती है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एबिलिटीज डाइवर्जेंट थिंकिंग में है। सबसे पहले एक तो 4 मेन एबिलिटी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या है कि हम लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज को सबसे पहले जॉट डाउन कर सके। अगर एक प्रॉब्लम है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में सबसे पहला आपके पास आइडिया होने चाहिए अलग अलग। सो यू शुड हैव फ्लुएंसी के एक लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आपके पास है, जैसे कि लिस्टिंग मेनी यूजेस ऑफ अ पेपर कप, ड्रिंकिंग वाटर, होल्डिंग पेन, मेकिंग डेकोरेशन, ग्रोइंग स्मॉल प्लांट। ये क्या शो करता है, फ्लुएंसी, कि आप कितने फ्लुएंट हो कि फटाफट फटाफट आपके पास अलग अलग आइडियाज आ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शन और कैटेगरी। फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि हमारे पास ये एबिलिटी रहती है कि हम अलग अलग डायरेक्शन और कैटेगरी में भी सोच सकते हैं, जो नॉर्मल यूजेस है उसके हट के भी हम उसके और यूज निकाल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ पेपर कप एज अ कंटेनर, अ मेजरिंग टूल और ड्रॉइंग एड शोज फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, कि आपकी थिंकिंग फ्लेक्सिबल है, एक ही तरफ नहीं जा रही है कि ये तो ऑलरेडी यूजेस है इसी हिसाब से सोचे, नहीं, आपकी थिंकिंग कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। ओरिजिनलिटी उसमें रहेगी। ये क्या है कि हम रेयर और अनयूजुअल आइडियाज को ला सके, न्यू रिलेशनशिप बना सके कॉन्सेप्ट्स में। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, जब हम उनके बीच में एक नई रिलेशनशिप बनाएंगे तो एक नया टाइप का आइडिया इमर्ज होगा। जैसे कि हम वेस्ट मटेरियल को क्रिएट कर रहे हैं फैशन की एसेसरीज को बनाने के लिए, ठीक है। ये ओरिजिनल आइडिया है कि हमने क्या यूज करा, हमारे वेस्ट मटेरियल को यूज करा फॉर मेकिंग दी फैशन एसेसरीज, राइट। तो रिसर्च क्या शो करती है कि जो फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो मदद करेगी ओरिजिनलिटी में, ठीक है। ताकि ओरिजिनल आइडियाज कैसे आएंगे, जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सारे आइडियाज हो और आप अपनी थिंकिंग में इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप अपने आइडिया को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो द मोर आइडिया पर्सन जनरेट्स द हायर द चांसेस ऑफ ओरिजिनलिटी। और इसके बाद लास्ट वाला आता है इलैबोरेशन। इलैबोरेशन क्या है, एबिलिटी टू ऐड डिटेल्स एंड फुली डेवलप एन आइडिया। आइडिया आ गया, आपने बहुत सारे आइडियाज ले लिए, आपने उसको फ्लेक्सिबली उसको मॉडिफाई भी किया, है ना। फिर आपने उसको अपना ओरिजिनल आइडिया भी रखा। अब ओरिजिनल आइडिया को आपको इलैबोरेट करने भी आना चाहिए कि उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए, कैसे वो आइडिया पूरी तरह से डेवलप होगा। तो हमको सिर्फ यही सजेस्ट नहीं करना है कि इको फ्रेंडली हाउसिंग, पर ये भी बताना है कि क्या मटेरियल लेने पड़ेंगे, क्या कॉस्ट लगेगी, कैसी डिजाइन होगी, है ना। तो ये सब चीजें क्या शो करती है, इलैबोरेशन। तो ये सब, ये जो 4 चीजें थी, ये क्या थी, एबिलिटीज जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में इन्वॉल्व रहती है, दैट इज फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द रिमोट एसोसिएशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अलावा करती है पीपल को कि वो रिमोट एसोसिएशन बनाए। रिमोट मतलब क्या, जो कम हो, ऑलरेडी बने हुए नहीं हो, बहुत ही कम बने हो या नहीं बने हुए हो, ठीक है। किसके बीच में, आइडियाज के बीच में, जो कि यूजुअली वो 2 आइडियाज कनेक्टेड नहीं है पर आप उनमें कनेक्शन बिठा रहे हो। जैसे कि फूड प्रोडक्शन जनरली सीड, फर्टिलाइजर और इरिगेशन से लिंक्ड रहता है, बट अगर हम थिंक करें कि प्रोटीन प्रोड्यूस करना है डेजर्ट की वीट से, तो वो एक रिमोट और क्रिएटिव एसोसिएशन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यूजुअली उस चीज को, फूड को इस चीज से लिंक नहीं किया जाता, राइट। प्रोटीन को इस चीज से, डेजर्ट वीट से लिंक नहीं किया जाता, पर आपने किया, सो दैट वुड बी रिमोट एसोसिएशन। और रिमोट एसोसिएशन क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत हेल्प करते हैं, जब आप 2 ऐसी चीजों को एसोसिएट करते हो जो इसको पहले एसोसिएट नहीं किया गया। तो ये अलाउ करता है माइंड को कि जो अनयूजुअल कनेक्शन है उसको एक्सप्लोर कर सके और क्रिएटिव आइडियाज की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो 2 चीजों में अब अगर आप रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करो जो कि पहले नहीं की, तो वो भी आपको क्रिएटिव थिंकिंग में हेल्प करेगा। एंड देन दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कि रोल ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अब इन दोनों थिंकिंग का क्या रोल रहता है क्रिएटिविटी में, क्या काम की क्रिएटिविटी में ये। तो दोनों ही, जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वो हेल्प करती है कि हम एक वाइड रेंज ऑफ आइडियाज को डेवलप कर सके, ठीक है। सो व्हाट डज इट हेल्प, कि हम एक वाइड रेंज ऑफ आइडियाज को डेवलप कर सके।
जबकि जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है वो हमें मदद करती है कि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट और यूजफुल आइडियाज को चुने उन ऑप्शन में से, राइट। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें मदद करिए कि हम एक वाइड रेंज ऑफ आइडियाज को जनरेट करें, जबकि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग हमें मदद करेगी कि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट और यूजफुल आइडिया को चुने उन ऑप्शंस में से। तो टुगेदर ये हेल्प करती है हमको एक प्रोड्यूसिंग अ मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव क्रिएटिव आउटकम, कि हमें एक मीनिंगफुल और इफेक्टिव क्रिएटिव आउटकम को देने में हमारी कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग मदद करती है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमको ज़्यादा आइडियाज़ देगी और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग उन आइडियाज़ में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट यूजफुल आइडिया को चुनने में मदद करेगी, राइट। अब आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।